गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 18 इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जो कि हमने लास्ट कुछ पार्ट्स में देखा है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके लोकल एनेस्थेटिक के पार्ट तक के वो सब पार्ट जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, जिसमें जो पर्सन जो होता है वो अवेयर होता है अबाउट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसे सिग्नल्स मिलते हैं, उस सिग्नल्स को रिसीव करता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसे प्रोसेस करने के बाद अकॉर्डिंग टू दैट सिग्नल्स वो उस पर रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, जिसे हम सेंसेशन कहते हैं। जैसा कि हमारा ठंडी हो गया, गर्मी हो गया, आइदर एनी स्क्रैच हो गया, मीन्स हमें कुछ लग गया हो, तो वो जैसा हमें लगता है वैसा ही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। उसके रिस्पॉन्स पे हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो जिसे हम सेंसेशन और इम्पल्स जनरेशन बोलते हैं, वो चीज़ आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। ठीक है, बिसाइड दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑल्सो स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें स्पेशली ब्रेन आता है, ब्रेन क्या करता है, जो सेंसेशन है उसकी इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करने का काम करता है। कि भाई जैसा कि हमें समझिए कि भाई हम कोई रोड से जा रहे हैं और रोड पे ये टर्निंग आ रहा है, या फिर ये रोड पे ये गड्ढा है, या कंटिन्यू अगर हम वो रोड से जा रहे हैं तो हमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो एकदम उसे क्या कर लेता है, स्टोर कर देता है फॉर द फ्यूचर यूज। मीन्स यहाँ से टर्निंग आने वाला है, मीन्स आपकी आइज जो है वो सेंस कर रही है कि भाई यहाँ से टर्निंग आने वाला है। इसके बाद अगर कोई खड्डा आ रहा है तो आपको आपके बॉडी को एक झटका लग गया है, वो भी एक सेंसेशन है। तो वो पूरा जो स्टोर करने का काम जो है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल कॉन्शियस ह्यूमन एक्टिविटी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये जितनी भी कॉन्शियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसा कि हमारा खाना खाना हो गया, कोई चीज़ को देखना हो गया, किसी को स्मेल करना हो गया, मीन्स फूड को स्मेल करना बोले, या फिर आप अत्तर बोले, या फिर कोई फ्रैग्रेंस हो जो जिसे भी स्मेल करना बोले, जो सेंस है जो एक्टिव है, जो हमें कॉन्शियसली मीन्स हमारी उसके अकॉर्डिंगली एक्टिविटी होती है। मीन्स अगर हमें बुरा स्मेल आता है तो हम ऑटोमेटिकली नाक को बंद कर देते हैं, अच्छा स्मेल आता है तो ज़्यादा ज़ोर से सांस लेते हैं। तो ये सब जो कॉन्शियसली ह्यूमन एक्टिविटी है, ये कंट्रोल करने का काम आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। बट दोज इसेंशियल एक्टिविटीज़ विच आर कैरिड आउट विदाउट कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस ऑफ आवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे आ गया हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये ANS क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ANS बोलते हैं। अभी ANS मीन्स आंसर भी होता है, तो इसका आंसर ये लाइंस में दिया हुआ है कि भाई हमारे बॉडीज़ में कुछ इसेंशियल एक्टिविटीज़ होती है, जैसा कि दिल का धड़कना जिसे हम हार्ट बीट बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया है। ये सब चीज़ें जो है जिसके बारे में हम कॉन्शियस नहीं रहते हैं, बट ये ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में चलती रहती है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो कि ऑटोमेटिकली चलती है और हमारे इसेंशियल एक्टिविटीज़ को कैरिड आउट करती है विदाउट आवर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस
ऑफ आवर बॉडी। मीन्स हमें हम अवेयर नहीं रहते कि भाई ये चीज़ हमारे बॉडी में हो रही है। लीवर क्या फंक्शन कर रहा है, किडनी क्या फंक्शन कर रही है, या फिर हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसा चल रहा है, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो कम ज़्यादा। वो योगा के टाइम में तो हम कर लेते हैं, बट हम 24 घंटा उसके बारे में नहीं सोचते कि भाई हमें सांस रोकनी है या फिर सांस जोर से लेनी है। वो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी वो चीज़ें चलता है। और ये कंट्रोल करने का काम जो है मेन जो करता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। मीन्स ऑटोनॉमिक मीन्स ऑटोमेटिक, और नर्वस सिस्टम मीन्स नर्व सेल आ गई, और नर्व सेल से बनता है नर्व फाइबर। तो ये चीज़ें ये अनकॉन्शियसली होने वाली एक्टिविटी को और विदाउट कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस जो हमें नहीं रहता, ऐसी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल दिस एक्टिविटीज बाय फर्स्ट वन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे हम एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे हम कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम व्हाट आर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल मोस्ट इनवॉलेंटरी एक्साइटेड एक्टिविटी। एक्साइटेड का एक्टिविटी जो होता है मीन्स हम बहुत ज़्यादा एक्साइट होते हैं। कभी आपने सुना होगा कि भाई कोई पर्सन बहुत ही एक्साइटेड होता है और बोलता है कि भाई बहुत ज़्यादा इसमें एड्रेनालिन पंप हो गया है, या फिर इसमें बहुत ही ज़्यादा एड्रेनालिन आ गया है, बहुत ही उछल रहा है। तो ये जो एक्टिविटी है ये कंट्रोल करने का काम जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करती है, जिसे शॉर्ट में हम फाइट और फ्लाइट मोड भी बोल सकते हैं। अब ये फाइट और फ्लाइट मोड क्या होता है, समझिए हम एक स्ट्रेस कंडीशन में आ गए हैं। मीन्स जैसा कि बहुत से लोग आकाश पाड़ना जिसे हम बोलते हैं, और झूला बोलते हैं, जो आकाश पाड़ना जो बोलते हैं। अभी मैं मराठी साइड हूँ इसलिए हम आकाश पाड़ना जो आकाश झूला बोलते हैं उसमें बैठने को डरते हैं। बट जब भी वो बैठते हैं तो उन्हें उनके पेट में ऐसा कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगता है और वो थोड़ा सा डर जाते हैं। डर मीन्स स्ट्रेस कंडीशन में चले जाते हैं। और जब वो चालू होता है एक तो वो फेस करते हैं, नहीं तो फिर वो आकाश झूले से भाग जाते हैं। मीन्स भाग जाते हैं मीन्स वो बैठते ही नहीं, वो एरिया को छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट। मीन्स अगर बैठ गया तो वो उसके पेट में गुड़ 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 हो जाएगा, स्ट्रेस कंडीशन आएगा। बट वो स्ट्रेस कंडीशन के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, उसके अंदर का जो फियर है उसे निकालने का कोशिश कर रहा है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक तो फाइट करती है स्ट्रेस कंडीशन के साथ, या फिर फ्लाइट करती है। मीन्स वो स्ट्रेस कंडीशन को देख के भाग जाता है। मीन्स एक तो लड़ेगा नहीं तो भागेगा। ये चीज़ आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। वाइल इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स मोस्ट इनवॉलेंटरी इनहिबिटरी एक्टिविटीज। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है कंट्रोल करना इनवॉलेंटरी इनहिबिटरी एक्टिविटीज। मीन्स जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसी इनवॉलेंटरी इनहिबिटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, जिसे हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोलते हैं। मीन्स रेस्ट करो और डाइजेस्ट करो। मीन्स जो भी एनाबॉलिक प्रोसेस होती है हमारे बॉडी में, जैसा कि कोई चीज़ बनना, जैसा सेल बनना, सेल से टिश्यू बनना, या फिर
अदर एक्टिविटीज़ हो, फूड का डाइजेशन हो, ये सब चीज़ें जो है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है, जो कि हमें फील भी नहीं होती, ये इनवॉलेंटरी इन नेचर होती है। इसलिए इसको दूसरा नाम है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब हम आते हैं एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम। अब एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये थोड़ा छोटा अक्षर हो गया है बट मैं पढ़ के बताता हूँ। द ऑटोनॉमिक नर्वस ऑफ बोथ sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system consist of myelinated nerve fibers arising from the lateral horn cell of the spinal cord. This nerve is called preganglionic nerves. तो अब ये ऑटोनॉमिक नर्व्स जो है, जो कि पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का और आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ये दोनों जो है, जो नर्व सेल होती है, इससे नर्व फाइबर बनता है और ये नर्व फाइबर जो होता है ये माइलिनेटेड होता है। मीन्स उस पर एक कोटिंग होता है, आपके जो नर्व सेल होते हैं उस पर एक जाड़ी सी कोटिंग होती है, उसे हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोलते हैं और माइलिनेटेड नर्व सेल बोलते हैं, जो कि लैटरल हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जो लैटरल हॉर्न सेल होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, वहाँ से निकलती है। ऐसे नर्व को हम बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व, ठीक है। और प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर मीन्स एक गैंग्लियोनिक पार्ट आएगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले के जो नर्व फाइबर्स है उसे हम बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक नर्व और प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। उसके बाद इट फॉर्म्स अ सिनेप्स विथ नर्व सेल्स ऑफ अनदर न्यूरॉन दैट इज नॉन माइलिनेटेड। अ नंबर ऑफ सच सिनेप्स टुगेदर फॉर्म अ नोटिसेबल एनाटॉमिकल स्वेलिंग विच इज कॉल्ड गैंग्लियन, ठीक है। अब ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व जो है ये एक जगह पे दूसरे नर्व से बाइंड होती है जो कि नॉन माइलिनेटेड होती है, ठीक है। और ये जो बाइंड होने को बोलते हैं सिनेप्स, मीन्स ये जॉइनिंग होता है प्री गैंग्लियोनिक नर्व और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व, उसे हम बोलते हैं सिनेप्स। और जब ये सिनेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, तो एक स्वेलिंग जैसा पार्ट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं गैंग्लियन, ठीक है। तो नर्व सेल मीन्स एक सिंगल सेल है, समझिए, और ये सेल से ही बनता है नर्व फाइबर। मीन्स जैसा वायर सिस्टम होता है वैसा ही नर्व फाइबर्स बनती है विद दिस नर्व सेल। और ये नर्व सेल जो होती है मोस्टली बिफोर गैंग्लियन माइलिनेटेड होती है, बट आफ्टर गैंग्लियन जो नर्व फाइबर बनती है वो नॉन माइलिनेटेड होती है। मीन्स उसको जो माइलिन शीट और जो कवरिंग होता है पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स को, वो नॉन माइलिनेटेड इन नेचर होता है। और ये जो सिनेप्स है, ये सिनेप्स इतने ज़्यादा होते हैं कि ये एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो जॉइनिंग पार्ट जो होता है। मीन्स अगर हम दो वायर को जोड़ रहे हैं, मीन्स कंसीडर कीजिए एक रेड वायर है और रेड वायर को हम ब्लू वायर से कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के दौरान जब हम सेलो टेप उसको बहुत बार मीन्स क्या करते हैं, बहुत बार उसको रोटेट करते हैं सेलो टेप को, जिसकी वजह से वहाँ पे बल्कि ऐसा डेंस स्वेलिंग जैसा पार्ट बन जाता है। सेम विथ दिस नर्वस सिस्टम, तो उसे हम गैंग्लियन बोलते हैं। वो स्वेलिंग जो पार्ट होता है एट द जॉइनिंग उसे हम गैंग्लियन बोलते हैं, ठीक है। जो बीच का स्वेलिंग पार्ट रहेगा उसे हम गैंग्लियन बोलेंगे। और गैंग्लियन से फिर आगे जो दूसरा नर्व फाइबर आता है, जैसा कि मैंने ब्लू वायर बोला है, तो वो नॉन माइलिनेटेड इन नेचर होता है और उसे हम बोलते हैं
पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर मीन्स गैंग्लियन के बाद वाला पार्ट जो कि नर्व सेल से ही बना है, बट नर्व सेल से टिश्यू बनता है जिसे हम नर्व फाइबर बोलते हैं। और वही नर्व फाइबर जब गैंग्लियन से निकलता है जो कि नॉन माइलिनेटेड है, मीन्स उसको कोई कवरिंग नहीं है माइलिन शीट का, उसे हम बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। नर्व फाइबर अराइजिंग फ्रॉम गैंग्लियन are known as post ganglionic nerve fibers and they end in fiber terminals around the muscles and gland cells called effector cell। तो ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है ये कहाँ एंड होता है? ये होता है टर्मिनल अराउंड द मसल्स, मीन्स मसल्स में जाके एक तो एंड होता है, या फिर जो ग्लैंड्स होती है, बहुत सारी जो ग्लैंड्स है जो कि ऑटोमेटिकली काम करती है, वहाँ पे जाके ये टर्मिनेट होता है जिसे हम कहते हैं इफेक्टर सेल और इफेक्टर टिश्यू। ठीक है, मीन्स मसल्स में अगर जा रहा है तो मसल्स के साथ ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर बाइंड हो जाएगा और उसके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करने का काम ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर करेगा। और मसल्स जो है, ये मसल्स किससे बना हुआ है? हमारा सेल्स से बना है, और मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? इफेक्टर सेल। अगर एक सेल है तो उसे इफेक्टर सेल बोलेंगे, और सेल से टिश्यू बनता है और ऑर्गन बनता है तो उसे इफेक्टर टिश्यू और इफेक्टर ऑर्गन भी हम बोल सकते हैं। The sympathetic ganglia are nearer to the spinal cord। अब ये ध्यान में रखिए, जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया होता है मीन्स जो कि स्वेलिंग हमने बोला है, सिनेप्स का जो स्वेलिंग होता है मीन्स दो वायर को जो हम टेप ये कर रहे हैं, बांध रहे हैं, टेप से जब बांध रहे हैं तो वो जो टेप का जो स्वेलिंग है उसे गैंग्लिया बोलते हैं। तो ये जो गैंग्लिया जो होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो गैंग्लिया होते हैं ये नियरर टू द स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, मीन्स स्पाइनल कॉर्ड के पास आपको सिंपैथेटिक गैंग्लिया मिलेंगे। वेयर एज पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया जो है ये नियरर टू द टिश्यू दे इनर्वेट, मीन्स जैसा कि मसल्स हो गया, ग्लैंड सेल्स हो गया, जो इफेक्टर सेल्स है और टिश्यू है और ऑर्गन है इफेक्टर, उनके पास जो है पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया होते हैं, मीन्स जो स्वेलिंग होती है सिनेप्स की वो नियरर टू द इफेक्टर ऑर्गन और इफेक्टर सेल होती है। तो ये डिफ्रेंशिएशन है, मीन्स सिंपैथेटिक गैंग्लिया नियर टू स्पाइनल कॉर्ड रहेगा, मीन्स स्पाइनल कॉर्ड के पास रहेगा, वाइल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया जो है ये ऑर्गन और सेल के पास रहेगा। ठीक है, और इफेक्टर सेल और इफेक्टर ऑर्गन के पास रहेगा, ये डिफरेंस है। उसके बाद द पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर आर मोस्टली एड्रिनर्जिक। अब ये दूसरा चीज मीन्स जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो है मीन्स गैंग्लियंस के बाद वाला, ठीक है, गैंग्लियंस के बाद वाला जो नर्व फाइबर है ये मोस्टली एड्रिनर्जिक होता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? दैट इज दे रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर नॉर एड्रेनालिन एट देयर टर्मिनेशन। तो जितने भी पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स है इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसमें मोस्टली नॉर एड्रेनालिन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो काम करता है। वही जो इम्पल्स है, इम्पल्स को जनरेट करने का काम और ट्रांसमिट करने का काम जो है मोस्टली आपका नॉर एड्रेनालिन करता है इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। द पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, अभी हम सिंपैथेटिक पे थे जिसे हमने एड्रेनर्जिक बोला है,
और पैरासिम्पैथेटिक को हमने क्या बोला है, कोलिनर्जिक बोला है। तो ये फर्स्ट टाइम जो भी पढ़ता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसे कंफ्यूज होता है। वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए भी मैंने एक लास्ट में एक छोटा सा एक चार्ट डाला हुआ है जो कि मैंने नेट से उठाया है, तो वो चार्ट से भी आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं बताऊंगा। तो अभी हम देखते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आर कोलिनर्जिक। ठीक है, तो जो गैंग्लियंस बनने के बाद जो स्वेलिंग जो है प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक को जोड़ने के लिए जो स्वेलिंग बीच में बनी है, जो सिनेप्स का एक क्लस्टर बना हुआ है, वहाँ से जब पैरासिम्पैथेटिक फाइबर निकलता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर निकलता है, वो कोलिनर्जिक इन नेचर होता है। मीन्स दे रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन एट देयर एंडिंग फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर के, वो मोस्टली एसिटाइलकोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर हैंडल करता है। मीन्स जितने भी सेल पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होंगे वो एसिटाइलकोलिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेंगे टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। जो इम्पल्स और जो सेंसेशन जनरेट हुआ है उसे ट्रांसमिट करने का काम ये आपके एसिटाइलकोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर करेगा इन केस ऑफ योर पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक और कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आर कोलिनर्जिक। तो जैसा कि मैंने बोला था कि भाई हम दो वायर्स को जोड़ते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, एक होता है प्री गैंग्लियोनिक और एक होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक। और प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक के लिए गैंग्लियन लगता है जो कि सिनेप्स होता है, जो कि एक स्वेलिंग होता है जिसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आता है और वो स्वेलिंग फिर उसे पकड़ती है और फिर आगे के इम्पल्स पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर में जाते हैं। मीन्स एक रेड वायर होता है और एक ब्लू वायर होता है और उसको सेलो टेप से हम जब अटैच करते हैं और वो स्वेलिंग आता है उसे हम क्या बोलते हैं, गैंग्लियन। ठीक है, गैंग्लियन बोलते हैं। तो अब हम आते हैं, अभी तो हमने पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स को देखा, बट प्री गैंग्लियोनिक जो फाइबर होते हैं मीन्स बिफोर गैंग्लियन और बिफोर स्वेलिंग जो फाइबर्स होते हैं, वो चाहे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, दोनों नर्वस सिस्टम में कोलिनर्जिक ही होते हैं। मीन्स उसमें जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है वो दोनों फाइबर्स में प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक एज वेल एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों में भी जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइलकोलिन। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। मैं फिर से स्ट्रेस दे के बता रहा हूँ कि हमने दो वायर को ज्वाइन किया है, एक प्री गैंग्लियोनिक और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, और वो जॉइनिंग के लिए जो हमने सेलो टेप यूज़ किया है और जो भी सिनेप्स जो कि एक स्पेस होता है जॉइनिंग फॉर प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, तो इसमें जो प्री गैंग्लियोनिक मीन्स बिफोर सेलो टेप वाला, मीन्स बिफोर सिनेप्स जो नर्व फाइबर होता है, चाहे वो सिंपैथेटिक का हो चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक का हो, दोनों में भी एसिटाइलकोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और रिलीज करते हैं नर्व फाइबर्स टू ट्रांसमिट इम्पल्स। इम्पल्स मीन्स करंट, वायर से क्या ट्रांसमिट होता है, करंट। तो इम्पल्स नथिंग बट अ करंट, और ये करंट
जो ट्रांसमिट करने का काम कौन करते हैं? आपके न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर में दोनों नर्वस सिस्टम में एक ही न्यूरोट्रांसमीटर रहेगा, एसिटाइल कोलिन। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा? पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर में, जिसमें कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हमने एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम बोला है, तो नाम ही है कि भाई उसमें जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है उसमें एड्रेनालिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा फॉर फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। और इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एसिटाइल कोलिन ही कंटिन्यू रहेगा फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। Acetylcholine serve as a neurotransmitter in both the peripheral nervous system and central nervous system। तो एसिटाइलकोलिन जो है ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर करके सर्व करता है फॉर बोथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जिसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो एसिटाइलकोलिन जो है, जो हमारे ब्रेन में है, ब्रेन में भी न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, तो वहाँ पे भी जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो वाया एसिटाइलकोलिन ही होता है। तो एसिटाइलकोलिन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर बोथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और जिसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी काम करता है। तो हम अभी डिस्कस करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स को। मीन्स न्यूरोट्रांसमीटर क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। किसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं? इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, जिसे हम करंट भी बोल सकते हैं। मीन्स एसिटाइलकोलिन नथिंग बट अ मीडिया टू ट्रांसपोर्ट द इम्पल्स। ठीक है। और ये एसिटाइलकोलिन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है, और इसे आप केमिकल भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। इन केस ऑफ योर करंट देयर इज अ इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट इन आवर बॉडी एसिटाइलकोलिन एक्ट लाइक अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एसिटाइलकोलिन इज एन ईस्टर ऑफ कोलिन। तो एसिटाइलकोलिन क्या है? ईस्टर ऑफ कोलिन है। इट हैज इन जनरल 3 साइड। अब एसिटाइलकोलिन 3 जगह पे आपको दिखेगा। फर्स्ट साइट है सेंट्रल कोलिनर्जिक साइट बिटवीन सर्टेन न्यूरॉन्स इन ब्रेन। तो जो सेंट्रल कोलिनर्जिक साइट है मीन्स आपका स्पेशली ब्रेन है, ब्रेन के सर्टेन पार्ट में एसिटाइलकोलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है टू ट्रांसफर इम्पल्सेस। ठीक है। ब्रेन में भी आपके करंट फ्लो होता है, इम्पल्स जनरेट होते हैं, और इम्पल्स जो जनरेट हुए हैं उसको हम कंट्रोल करने का काम जो है एसिटाइलकोलिन करता है। उसके बाद आता है गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक साइट। तो एट द ऑटोनॉमिक गैंग्लिया बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। तो गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक साइट में अगर आप देखेंगे तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है सिंपैथेटिक के हो या पैरासिम्पैथेटिक के हो, दोनों के गैंग्लिया में जो है एसिटाइलकोलिन एक्ट होता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद आते हैं पेरिफेरल कोलिनर्जिक साइट। दिस इंक्लूड्स न्यूरो इफेक्टर जंक्शन ऑफ द ऑर्गन सप्लाइड विथ पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है जो कि न्यूरो इफेक्टर जंक्शन में होती है
ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन मीन्स आपके किडनी हो गया, हार्ट हो गया, यहाँ पे जो भी इफेक्टर सेल है वहाँ पे जब ये पैरासिम्पेथेटिक नर्व जो है पहुँचती है, वहाँ पे पेनिट्रेट होती है, वहाँ के सेल में जब इम्पल्स जनरेट करने का काम करती है, तो ये जो पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स है ये मोस्टली एसिटाइल कोलिन को यूज़ करती है एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। इसके अलावा न्यूरो इफेक्टर जंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड, तो न्यूरो इफेक्टर जंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड मीन्स इफेक्टर सेल और न्यूरॉन्स का जो जंक्शन है, मीन्स जिसे हम मिलन बोलते हैं, एसोसिएशन बोलते हैं, तो वहाँ पे भी जो स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड में भी एसिटाइल कोलिन एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर करके मेन रोल प्ले करता है। इसके अलावा पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व एंड न्यूरो इफेक्टर जंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व एंड एड्रिनल मेडुला, तो एसिटाइल कोलिन जो है ये पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व्स में, सॉरी यहाँ पे पैरासिम्पेथेटिक चाहिए, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स में, इसके अलावा न्यूरो इफेक्टर जंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स एंड एड्रिनल मेडुला में भी काम करता है। तो ये पैरासिम्पेथेटिक नर्व चाहिए था, मैं गलती से सिंपैथेटिक लिख दिया, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स एंड न्यूरो इफेक्टर जंक्शन ऑफ पैरासिम्पेथेटिक नर्व, इसके अलावा एड्रिनल मेडुला में भी एसिटाइल कोलिन जो है एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर करके काम करता है। तो ये मेरा करेक्शन है, सिंपैथेटिक नर्व नहीं चाहिए, यहाँ पे पैरासिम्पेथेटिक नर्व चाहिए। इसके अलावा न्यूरो इफेक्टर जंक्शन ऑफ पैरासिम्पेथेटिक नर्व और इसके अलावा एड्रिनल मेडुला जो है उसे भी स्टिमुलेट करने का काम जो है एसिटाइल कोलिन करता है एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। इसके बाद ये मैं थोड़ा मेरा कलाकारी दिखाने का कोशिश किया हूँ, तो ये भी मैंने इमेज एक बुक से लिया है। तो इसमें आपको दिखेगा कि भाई ब्रेन है, तो स्पाइनल कॉर्ड है आड़ा टेढ़ा बना हुआ, तो PSNS मीन्स पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, SNS मीन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड SOS मीन्स सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर आप फर्स्ट देखेंगे जंक्शन तक के एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है और आफ्टर जंक्शन भी एसिटाइल कोलिन जो कि आपका न्यूरो इफेक्टर ऑर्गन है और न्यूरो इफेक्टर जंक्शन है, वहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन ही एक्ट कर रहा है एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर विच ट्रांसपोर्ट द इम्पल्स टूवर्ड्स योर इसेंशियल ऑर्गन्स और इसेंशियल पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, उसके बाद है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप के आते हैं। फर्स्ट है कि भाई प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स जो होती है, प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स को कंट्रोल करने का काम एसिटाइल कोलिन करता है, बट पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर को नॉर एड्रेनालिन कंट्रोल करने का काम करता है। सिर्फ एक्सेप्शन है आपका स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड में प्री गैंग्लियोनिक भी एसिटाइल कोलिन होता है एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक भी एसिटाइल कोलिन होता है। ठीक है, बट वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है, ना कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है। तो ये एक करेक्शन है कि भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिर्फ इन केस ऑफ स्वेट ग्लैंड एसिटाइल कोलिन को एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर यूज करती है इन पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। ठीक है, इसके बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रिनल मेडुला को स्टिमुलेट करने के लिए भी एसिटाइल कोलिन को ही यूज़ करती है। सॉरी, इसके प्रीवियस वाले स्लाइड में मैंने आपको पैरासिम्पैथेटिक बोला है, बट नहीं, मैंने सही लिखा है। मैं थोड़ा सॉरी आई एम सॉरी। हाँ,
तो ये डायग्राम पे जाइए, आप डायग्राम को थोड़ा अच्छा मगअप करिए, थोड़ा अच्छे से स्टडी करिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो प्रीवियस लाइन मैंने बोला था करेक्शन करने के लिए, बट वो करेक्ट मत कीजिए। मैंने भी ये पढ़ा नहीं था, मैं डायरेक्ट अभी सेमिनार दे रहा हूँ, तो लेक्चर ले रहा हूँ, तो इसके वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है स्वेट ग्लैंड में पोस्ट गैंग्लियोनिक एंड प्री गैंग्लियोनिक दोनों जगह पे एसिटाइल कोलिन को ही यूज़ करता है, एज वेल एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टू स्टिमुलेट एड्रिनल मेडुला एसिटाइल कोलिन यूज़ करता है। ये दो एक्सेप्शन है, स्वेट ग्लैंड एंड एड्रिनल मेडुला, जहाँ पे एसिटाइल कोलिन का यूज़ करती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके अलावा फिर आता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन जो है आपका काम करता है, जिसमें स्केलेटल मसल जो होते हैं, स्केलेटल मसल्स को भी कंट्रोल करने का काम एसिटाइल कोलिन करता है। तो ओवरऑल जो देखेंगे तो एसिटाइल कोलिन ही मेजर रोल प्ले करता है फॉर कंट्रोलिंग इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स और टिश्यूज और ग्लैंड्स। उसके बाद इट इज सिंथेसाइज इनसाइड नर्व फाइबर्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कोलिन एंड एसिटाइल ग्रुप। तो ये सिंथेसिस कहाँ पे होता है? नर्व फाइबर्स के अंदर ही होता है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कोलिन एंड एसिटाइल ग्रुप। अभी एसिटाइल ग्रुप कहाँ से आता है? एसिटाइल कोएंजाइम से, जिसे कैटेलाइज करने का काम कौन करता है? कोलिन एसिटाइलेस। तो कोलिन एसिटाइलेस क्या करता है? एसिटाइल ग्रुप को कोलिन के साथ कंबाइन करता है और उससे बनता है आपका एसिटाइल कोलिन, जिसमें एंजाइम जो है कैटेलिसिस प्रोसेस करता है, जिसका नाम है कोलिन एसिटाइलेस। उसके बाद द एसिटाइल कोलिन इज हाइड्रोलाइज इनटू कोलिन एंड एसिटिक एसिड। तो अभी फर्स्ट पॉइंट में हमने सिंथेसिस देखा, सेकंड पॉइंट में हम देख रहे हैं इसका ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन कैसा होता है? ब्रेकडाउन में हाइड्रोलिसिस होता है आपका एसिटाइल कोलिन का, और कोलिन अलग हो जाता है और एसिटिक एसिड अलग हो जाता है। अब ये जो हाइड्रोलिसिस होता है, इसमें भी एक एंजाइम काम में आता है, जिसका नाम है कोलिन ईस्टरेज। इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, बट कोलिन ईस्टरेज नाम का जो है एंजाइम, वो काम में आता है टू हाइड्रोलाइज एसिटाइल कोलिन और टू मेटाबोलाइज एसिटाइल कोलिन इनटू कोलिन एंड एसिटिक एसिड। मीन्स एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करने के लिए कोलिन ईस्टरेज जो है ये काम में आता है, जो कि कोलिन और एसिटिक एसिड फॉर्म करता है फ्रॉम एसिटाइल कोलिन। उसके बाद दो कोलिन ईस्टरेज होते हैं जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एक होता है ट्रू कोलिन ईस्टरेज और दूसरा होता है सूडो कोलिन ईस्टरेज। ट्रू कोलिन ईस्टरेज प्रेजेंट इन मायोन्यूरल जंक्शन। अब ये मायोन्यूरल जंक्शन क्या है? मायोन्यूरल जंक्शन नथिंग बट योर अटैचमेंट ऑफ न्यूरॉन टू द मसल्स। ठीक है, मसल्स को जो लास्ट जो नर्व फाइबर्स का जो टर्मिनल जो अटैच होता है जो मसल्स को, उसको हम बोलते हैं मायोन्यूरल जंक्शन, और न्यूरो इफेक्टर जंक्शन भी आप बोलते हैं। तो ये मायोन्यूरल जंक्शन में ट्रू कोलिन ईस्टरेज प्रेजेंट होते हैं, जो कि हाइड्रोलाइज करते हैं वहाँ के एसिटाइल कोलिन को इनटू कोलिन एंड एसिटिक एसिड। अब दूसरे जो होते हैं सूडो कोलिन ईस्टरेज, मीन्स कोलिन ईस्टरेज जैसे बिहेव करने वाले जो एंजाइम है उसे हम बोलेंगे सूडो कोलिन ईस्टरेज। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन प्लाज्मा, लीवर एंड अदर ऑर्गन। मीन्स ये मायोन्यूरल जंक्शन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा जो होता है, या फिर लीवर में होते हैं, या फिर ऑर्गन के अंदर होते हैं। जब भी ट्रू कोलिन ईस्टरेज का प्रेजेंस ना हो तो ये कोलिन ईस्टरेज काम करते हैं टू कैटेलाइज और टू हाइड्रोलाइज एसिटाइल कोलिन इनटू कोलिन एंड एसिटिक एसिड। तो ये दो टाइप के कोलिन ईस्टरेज एंजाइम हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं।
अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो फर्स्ट आता है मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स। दिस आर फाउंड इन द ऑर्गन सप्लाइड बाय पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंड एट सेंट्रल कोलिनर्जिक साइट। तो ये मस्कैरेनिक रिसेप्टर कहाँ मिलेंगे? आपको मिलेंगे ऐसे ऑर्गन्स में जहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जाते हैं और मायोन्यूरल जंक्शन बनाते हैं और न्यूरो इफेक्टर जंक्शन बनाते हैं। तो ऐसे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में मस्कैरेनिक रिसेप्टर आपको मिलेंगे जो कि ऑर्गन्स के साथ अटैच होते हैं वाया मायोन्यूरल जंक्शन, मीन्स वहाँ के मसल्स के साथ बाइंड होते हैं, वहाँ पे आपको ये रिसेप्टर मिलेंगे। इसके अलावा ब्रेन में जो भी कोलिनर्जिक साइट्स है जिसे हम सेंट्रल कोलिनर्जिक साइट बोलते हैं, वहाँ पे भी आपको मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स मिलेंगे। Thus, these cholinergic receptors are present in the heart, smooth muscles, exocrine glands and in the brain। तो ये जो रिसेप्टर है मस्कैरेनिक रिसेप्टर, एक तो हार्ट में मिलेंगे, स्मूथ मसल्स में मिलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में मिलेंगे एंड फाइनली इन द ब्रेन आपको मस्कैरेनिक रिसेप्टर मिलेंगे। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स में भी आपको मस्कैरेनिक रिसेप्टर मिलेंगे। तो ये टाइप है कोलिनर्जिक रिसेप्टर का, मीन्स जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होता है और जो भी इम्पल्स जनरेट होता है वाया दिस न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसिटाइल कोलिन यूज होता है, जो कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है इनटू हार्ट, स्मूथ मसल्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड इन ब्रेन एंड एज वेल एज स्वेट ग्लैंड्स, मीन्स जो स्वेट ग्लैंड्स है उसमें भी आपका मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स आपको मिलेगा। दूसरा जो होता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स। अब निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ मिलते हैं? दिस आर फाउंड इन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। जो स्वेलिंग जो हमने डिस्कस किया था, जो स्वेलिंग होता है बिटवीन प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर के बीच का जो पार्ट होता है, जो स्वेलिंग पार्ट होता है, वहाँ पे आपको ये निकोटिनिक रिसेप्टर मिलेंगे। इसके अलावा स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वहाँ पे आपको निकोटिनिक रिसेप्टर्स मिलेंगे और एड्रिनल मेडुला जो है वहाँ पे आपको निकोटिनिक रिसेप्टर मिलेंगे। अब हम आते हैं सेकंड न्यूरोट्रांसमीटर पे, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है, नॉर एड्रेनालिन, और उसके अलावा डोपामिन को भी हम इसमें देखेंगे। तो डोपामिन के बारे में मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, इसके पहले हमने पार्किंसन डिसीज़ में डिस्कस किया है कि भाई जब भी नॉर्मली हम चलते हैं, एक्ट करते हैं, तो देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन योर डोपामिन एंड एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन एज अ एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर करके एक्ट होता है इन योर ब्रेन, और डोपामिन जो है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर करके एक्ट होता है। तो पार्किंसन में क्या होता है कि जब भी डोपामिन का लेवल कम हो जाता है तो एसिटाइल कोलिन का लेवल अल्टीमेटली बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल चलना है, नॉर्मल कोऑर्डिनेशन जो है, जो कि हमारा मोस्टली कौन करता है? लिम्बिक सिस्टम जो करता है। लिम्बिक सिस्टम में डिस्टरबेंस आने के वजह से हमें चलने में तकलीफ़ होता है, हमारे को ट्रिमर्स आते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं डोपामिन और एसिटाइल कोलिन के बैलेंस के वजह से होता है, और ये बैलेंस हमारा स्पेशली इन लिम्बिक सिस्टम, जो कि हमारा जो नीचे का पार्ट है ब्रेन का, वहाँ पे इसका बैलेंस अगर बिगड़ जाए तो हमें पार्किंसन डिसीज़ होता है। तो नॉर एड्रेनालिन एंड
dopamine act as a neurohumoral transmitter at postganglionic sympathetic nerve ending and certain region within the brain. तो ये जो नॉर एड्रेनालिन है और डोपामिन जो है ये क्या है, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर्स है एट पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग. न्यूरोह्यूमरल मीन्स आपका एक्टिव ट्रांसमीटर है एट पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सर्टन रीजन ऑफ ब्रेन. तो मैंने जैसा कि पार्किंसन डिसीज में बोला है, डोपामिन का और एसिटाइल कोलिन का जो है ये क्या है, बैलेंस रहता है इन केस ऑफ योर नॉर्मल पर्सन. बट जब डोपामिन लेवल कम होता है बाय योर डेथ ऑफ डोपामिन कैरिंग नर्व फाइबर जो कि माइलिनेटेड होते हैं, सॉरी मिलेनिन नर्व फाइबर होते हैं, वो जब भी डिग्रेड होने लगते हैं और डेथ होने लगती है तो डोपामिन का लेवल कम हो जाता है और एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें पार्किंसन डिसीज होता है और पार्किंसन के सिम्टम्स दिखने लगते हैं. तो ये जो नॉर एड्रेनालिन है और डोपामिन जो है ये आपको मिलेंगे पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग में और सर्टेन रीजन ऑफ ब्रेन में आपको ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर मिलेंगे. दोनों भी अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर है. दिस आर सिंथेसाइज्ड इन एक्सोनल प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन. जो एक्सोनल प्रोसेस होते हैं न्यूरॉन्स के, वहाँ पे ये सिंथेसाइज होते हैं, स्पेशली नॉर एड्रेनालिन एंड डोपामिन. पार्ट ऑफ नॉर एड्रेनालिन रिलीज इज टेकन अप बैक इनटू द नर्व एंडिंग. तो जो नॉर एड्रेनालिन रिलीज होता है तो सभी का सभी जो रिलीज हुआ नॉर एड्रेनालिन जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होता है, कुछ बाइंड होता है कुछ फ्री फॉर्म में होता है. तो जो नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर क्या करता है उसको वापस ले लेता है, मीन्स वहाँ पे जो भी साइट है जो रिलीज करती है नॉर एड्रेनालिन को वो फिर से उसको अडॉप्ट कर लेती है. मीन्स वहाँ पे जो भी साइट है उसको फिर से वहाँ पे ले लेती है, जो अनवांटेड नॉर एड्रेनालिन रिलीज हो गया है उसको फिर से एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है. अ स्मॉल पोर्शन अनचेंज इन द यूरिन. तो नॉन एड्रेनालिन जो है ये इसका जो स्मॉल पोर्शन है ये अनचेंज मीन्स एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन करके ही हमारे यूरिन में से निकलता है. द फ्रैक्शन दैट कंबाइंस विद द रिसेप्टर. अभी जो काम का है कि भाई कितना हमारा नॉर एड्रेनालिन रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ है और फर्दर वो एक्शन दिखाता है. तो जो भी फ्रैक्शन आपका नॉर एड्रेनालिन का रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ है वो बाइंड होने के बाद एक्शन होने के बाद डिकम्पोज होता है और डिस्पोज्ड होता है आइदर बाय टेकन अप बैक बाय योर नर्व फाइबर. मीन्स जो हमने इसके पहले में देखा है कि भाई एक तो वापस ले लेगा नर्व फाइबर उसको नॉर एड्रेनालिन को, या फिर वो यूरिन के थ्रू अनचेंज फॉर्म में निकल जाएगा. ठीक है. अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये नॉर एड्रेनालिन मेटाबोलाइज होता है. अब ये मेटाबोलाइज कौन करता है, ये मेटाबोलाइज करते हैं दो एंजाइम. एक है आपका मोनोअमीन ऑक्सीडेज और दूसरा है आपका कैटाकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज. तो जो भी नॉर एड्रेनालिन है वो अगर एक तो रिसेप्टर ने उसे नहीं
पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ने उसको अगर एब्जॉर्ब नहीं कर लिया और एडॉप्ट नहीं कर लिया या फिर यूरिन से पास नहीं हुआ तो फाइनली मेटाबॉलिज्म स्टेप में जाता है। और ये मेटाबॉलिज्म जो है ये 2 एंजाइम करते हैं, जिसका नाम है फर्स्ट का जिसे हम MAO भी बोलते हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज भी बोलते हैं, और दूसरा जो है कैटाकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज जो है, ये 2 एंजाइम पार्ट लेते हैं फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामिन। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इज प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूरॉन। तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो है ये दोनों जगह प्रेजेंट होता है, एक तो इनसाइड न्यूरॉन के अंदर भी होता है और न्यूरॉन के बाहर भी होता है, बट कैटाकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज जो है ये न्यूरॉन के बाहर प्रेजेंट होता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे। कितने टाइप के एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं? तो फर्स्ट होता है अल्फा रिसेप्टर्स। स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा रिसेप्टर जनरली प्रोड्यूस एक्साइटरी इफेक्ट। तो स्टिमुलेट अगर कर दिया अल्फा रिसेप्टर्स को किसने? नॉन एड्रेनालिन ने इन अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो वो क्या दिखाएगा? एक्साइटरी इफेक्ट दिखाएगा। मीन्स जो एक्साइटेशन है वो ड्यू टू अल्फा रिसेप्टर के स्टिमुलेशन से होगा, जो कि स्टिमुलेट होते हैं बाय न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन। ठीक है। इसके अलावा दिस इफेक्ट्स कैन बी ब्लॉक बाय एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। तो अभी वो अल्फा रिसेप्टर जो है वो एक्साइटरी इफेक्ट जो दिखाते हैं, वो एक्साइटरी इफेक्ट को अगर हमें ब्लॉक करना है तो उसके लिए हम एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट यूज़ करेंगे, और जिसे हम एंटी एड्रेनर्जिक एजेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आएगा बीटा रिसेप्टर। तो अल्फा रिसेप्टर एक्साइटरी इफेक्ट शो करते हैं। अब बीटा रिसेप्टर क्या करते हैं? स्टिमुलेशन ऑफ बीटा रिसेप्टर जनरली प्रोड्यूस इनहिबिटरी इफेक्ट। तो इसमें भी अल्फा रिसेप्टर एक्साइटरी इफेक्ट दिखाता है और बीटा रिसेप्टर क्या दिखाता है? इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाता है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि मैंने रेड इसमें मार्क करके रखा है। इसमें एक्सेप्शन है हार्ट पे इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं दिखाता, ये एक्साइटरी इफेक्ट ही दिखाता है, और हार्ट में बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और अगर बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए बाय योर नॉन एड्रेनालिन तो वहाँ पे एक्साइटरी इफेक्ट दिखता है। सिर्फ किसमें? हार्ट में ही दिखेगा। बाकी अदरवाइज जहाँ पे भी बीटा रिसेप्टर हो गए वहाँ पे आपको इनहिबिटरी इफेक्ट मिलेगा बाय द स्टिमुलेशन ऑफ बीटा रिसेप्टर। और स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रहेगा एड्रेनर्जिक में? नॉरएड्रेनालिन, और जिसे हम क्या बोलते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दिस इफेक्ट कैन बी ब्लॉक बाय डाइक्लोरो आइसोप्रोटेरिनॉल। ठीक है। डाइक्लोरो आइसोप्रोटेरिनॉल से बीटा रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर सकते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DCI। ठीक है। तो डाइक्लोरो आइसोप्रोटेरिनॉल हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ब्लॉकिंग एजेंट फॉर द बीटा रिसेप्टर, जिसके वजह से नॉरएड्रेनालिन वहाँ पे एक्ट ही नहीं करेगा और इनहिबिटरी इफेक्ट हमें मिलेगा ही नहीं। अब ये है हमारा फाइनल चार्ट। अब ये फाइनल चार्ट थोड़ा हाई रिजोल्यूशन बढ़ा के आप देखिएगा। मीन्स ये थोड़ा मैंने इसको कॉम्प्रेस किया है, बट चलो समझा देते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस क्या सिस्टम में क्या है? इनवॉलेंटरी रिस्पांस। मीन्स इनवॉलेंटरी रिस्पांस जो है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते उसे हम इनवॉलेंटरी बोलते हैं। तो इनवॉलेंटरी रिस्पांस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। उसके अलावा पाथवेज गो टू द ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स एंड ऑर्गन्स, उसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा डाइजेशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, हार्ट रेट हो गया, सलाइवेशन हो गया,
पर्सपिरेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, सेक्सुअल अराउजल हो गया, ये सब को कंट्रोल करने का काम जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। अब इसमें बाइफर्केशन हुआ है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने क्या बोला है, फाइट और फ्लाइट मीन्स बीइंग चेस्ड बाय ज़ोंबी। बीइंग चेस्ड बाय ज़ोंबी मीन्स ऐसा कंडीशन आता है, ऐसा स्ट्रेस कंडीशन आता है, वो स्ट्रेस कंडीशन से आइदर फाइट करना है या फिर वो स्ट्रेस कंडीशन को घबरा के हमें भागना है। ऐसे कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव रहती है, ठीक है। बट इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मीन्स स्लीप एंड हीलिंग मीन्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिव रहती है, जब हम सोए रहते हैं, जब हमारे ऑर्गन्स भी थोड़ा सा रेस्टिंग पोजीशन में रहते हैं, खुद का जो एक्सर्शन हुआ है या फिर डैमेज हुआ है उसको हील करने का प्रोसेस जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम थ्रू करती है हमारी बॉडी। और इसलिए बोलते हैं कि भाई अच्छी से नींद होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है, जो थकी हुई बॉडी है, उसे हमें रिफ्रेशमेंट मिलना चाहिए। इसलिए जो है स्लीप ये ज़रूरी है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हमने बोला है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इसके बाद मसल्स ब्रेकडाउन, जिसे हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कैटाबॉलिज्म मीन्स मसल्स ब्रेकडाउन होते हैं, जबकि मसल्स बिल्डिंग मीन्स एनाबॉलिक कंडीशन रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली कंडीशन है। तो मसल्स बिल्डिंग जो होती है ये अल्टीमेटली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होती है। उसके बाद रिलीजेस मसल्स डिस्ट्रॉइंग एंड फैट स्टोरिंग हार्मोन्स। तो ये चीज होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, मीन्स ये इसमें मसल्स डिस्ट्रॉइंग हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और फैट स्टोरिंग हार्मोन्स जो होते हैं जिसकी वजह से फैट हमारा बढ़ता है, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट होती है और एक्टिवेट होती है। बट इन केस ऑफ योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्सेस मसल्स बिल्डिंग हार्मोन। तो ये रिलीजेस मसल्स बिल्डिंग हार्मोन। तो सिंपैथेटिक कंडीशन में मसल्स डिस्ट्रॉइंग हार्मोन रिलीज होते हैं, बट इन पैरासिम्पैथेटिक केस मसल्स बिल्डिंग हार्मोन रिलीज होते हैं। इसके अलावा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स जो है ये रिलीज होते हैं। इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ग्रोथ हार्मोन, DHEA, मेलाटोनिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसके बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग, ब्लड वेसल्स एंड प्यूपिल डायलेशन, उसके बाद ब्लड फ्लो टू द लिम्स, ये सब चीज़ें होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। बट इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिपेयर द बॉडी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल अराउजल, ठीक है। इसके बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिक्रीज इन डाइजेशन एंड सेक्सुअल फंक्शन, बट इन केस ऑफ योर पैरासिम्पैथेटिक रिपेयर ऑफ द बॉडी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल अराउजल होता है। मीन्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करती है। अगर हमारा नींद अच्छा हुआ, हमारा डाइजेशन अच्छा हुआ, तो ये चीज़ों को वो एक्टिवेट करती है। इसके अलावा डाइजेशन और एलिमिनेशन को भी ये स्टिमुलेट करती है। बट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डाइजेशन और सेक्सुअल फंक्शन को डिक्रीज करने का काम करती है। तो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट और स्टिमुलेट होती है और हम
हमेशा स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं तो हमारा डाइजेशन और जो सेक्सुअल फंक्शन है ये जो है ये डिक्रीज होने लगता है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखेंगे नेचुरली एक्टिव ड्यूरिंग द डे। तो जो डे टाइम होता है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है, जो कि मोस्टली एक्टिव होती है इन अ डे टाइम। डे टाइम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी एक्टिव होती है। नेचुरली एक्टिव एट नाइट। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कब एक्टिव होती है? 10 PM एंड 2 AM। तो ये टाइम है कि भाई हमें जल्दी सोना चाहिए, मीन्स 10 बजे के पहले या 10 बजे तक हमें सोना चाहिए। इसके पीछे यही रीज़न है कि भाई ये टाइम में हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये एक्टिव होता है टिल 2 AM। मीन्स 10 से 2 बजे तक, मीन्स आपके 4 घंटे जो है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये अच्छा काम करता है। इसलिए हमें 10 से 2 बजे तक के सोना चाहिए, यानी 10 बजे तक हमें सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। मीन्स 2 बजे उठना नहीं चाहिए, हमें ये जो पीरियड है ये हमें एंगेज करना है 10 PM से लेके 2 AM तक के, जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो है ये अच्छे से हील हो सके और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रॉपरली काम कर सके। इसके बाद एवरीडे स्ट्रेस, ट्रैफिक, डेडलाइंस, किड्स, फैमिली, रिलेशनशिप, ये जो है ये मेन चीज़ें हैं आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। मीन्स एवरी डे का स्ट्रेस हो गया, ट्रैफिक हो गया, डेडलाइन अगर आपको किसी ने दे दिया कि भाई ये काम इतने टाइम में होना चाहिए, इसके अलावा बच्चे हो गया, फैमिली हो गया, रिलेशनशिप हो गया, ये सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। बट इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम fixes the damage the sympathetic nervous system does to the body। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये गुड नर्वस सिस्टम है अगर उसको हम प्रॉपरली मैनेज करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी अच्छी नर्वस सिस्टम है, बट अगर हम स्ट्रेस कंडीशन में चले जाए या फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स में चले जाए, किड्स के रिगार्डिंग हो गया या फिर ऑफिस के रिगार्डिंग हो गया, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो ये हार्मफुल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसको बैलेंस करने का काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करती है। अगर हम अच्छे से सोते हैं बिटवीन योर 10 PM टू 2 AM हमारी नींद होती है, तो हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, जिसके वजह से हम फ्रेश फील करते हैं और अल्टीमेटली हमें अच्छा लगता है। तो सिंपैथेटिक के अपोजिट है पैरासिम्पैथेटिक। दोनों बैलेंस रहेंगे तो हमारा बॉडी अच्छा काम करेगा और हम प्रॉपरली ग्रो हो पाएंगे। तो ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।